बताइए कि गिड़गिड़ाने से होगा क्या, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? हो सकता है थोड़े बहुत हथियार आपको मिल जाएं, चाइना अपनी सेना तो आपको दे नहीं देगा, और पाकिस्तान की सेना तो वैसे भी हारने में माहिर है ना, उन्हें तो जंग हारने की आदत सी है। क्या हो जाएगा किसी के सामने गिड़गिड़ाने से? क्या मिल जाएगा पाकिस्तान को? आशीष सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? उसको हथियार मिल जाए और या फिर कोई ऐसी पहल कर दे कि किसी तरीके का जो बड़ा स्ट्राइक है वो पाकिस्तान पे ना कर पाए। उसका प्रयास यही रहेगा कि छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट तो चलते रहें, जिससे वो भी उनके यहाँ की जो राजनीति है उनके देश में, मतलब जो सेना जो वहां करती है प्रोपेगेंडा, वो अपना चला सके। बिल्कुल शांति उसके भले के लिए नहीं है, उनको कुछ ना कुछ चुटपुट दिखाना है, तो वो उतना तक तो सीमित रखना चाहेंगे, लेकिन वो ये प्रयास करेंगे कि ये बड़े रूप में एक विकराल रूप ना ले, क्योंकि उसमें फिर उनका सफाया हो जाएगा। तो उनका प्रयास ये रहेगा। हाँ, चाइना का जहां तक सवाल है, कुछ लोग ये मानते थे कि चाइना जो है वो मिलिटरीली यानी सेना के उस पे सीधी मदद करेगा पाकिस्तान की। मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। आज जो विश्व में जो परिस्थितियां हैं, हर एक देश को दूसरे देश पे निर्भरता है। या तो आप दूसरे से सामान खरीदते हैं या आप दूसरे को सामान बेचते हैं जी। आप सब कुछ अपने अंदर रख के नहीं कर सकते, या तो आपको खरीदना है या आपको बेचना है। और चाइना से भारत बहुत बड़ी मात्रा में सामान खरीदता है, और विश्व के अन्य देश भी हैं जहां से चाइना अपना सामान भी भेजता है और खरीदता भी है। तो किसी भी तरीके की सैंक्शंस या किसी भी तरीके के व्यापार को पूरी तरीके से केवल पाकिस्तान की मदद करने के लिए चाइना अपने हाथ नहीं जलाएगा। वो पीछे से कुछ मदद कर सकता है, हथियार दे सकता है, थोड़े बहुत कुछ सामान दे सकता है, लेकिन वो भी दे चुका होगा। अब खुले तौर पे तो वो भी देना मुश्किल होगा, क्योंकि आपको देना होगा तो आपको ये जो शिप से मूवमेंट करेंगे वो अब डिटेक्ट हो जाएगा, या पहुंचते पहुंचते बहुत देरी हो जाए। अब उतना समय ही नहीं होगा। अगर आज वॉर होती है, सॉरी, तो 2 दिन में खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को तैयार होने का समय ही भारत की तरफ से कहां दिया गया ललित। और जिस तरीके से कल हमने देखा, मैं कल भी इस बात को कह रही थी कि मॉक ड्रिल कहकर पाकिस्तान को ग्रिल कर दिया भारत की सेना ने। वो यही सोचकर बैठा था कि अभी तो वहां पर मॉक ड्रिल की तैयारी चल रही है, आराम से बैठे। हालांकि रातों को नींद उनको नहीं आ रही थी, लेकिन अब तो समय है ही नहीं ना पाकिस्तान के पास। अब तो बस एक ही बात है कि या तो रुक जाइए या तो चुप करके बैठ जाइए, ये शो ऑफ करने की अपनी जनता के सामने कोशिश मत कीजिए, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। क्यों ललित? आपके जो मंत्री हैं उन्होंने क्या कहा था? आपके मंत्री ने कहा कि हम कुछ नहीं करेंगे अगर हम आगे कोई हमला नहीं कर रहे हैं, भारत भी हमले रोक दे। इस तरह की एक बात निकल कर आई थी। हालांकि उसकी पुष्टि भी हुई और उनके मंत्री ने बात कही थी। अब आप क्या कर रहे हैं? अब आपका एक और मंत्री आकर कह रहा है कि भारतीय जो सेना के ठिकाने वो हमारे टारगेट पर हैं, आप उन्हें टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने फिर से वही किया। आप अगर हम पर हमला करेंगे तो उससे पहले हमने ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसे नष्ट कर दिया। यही दिक्कत है, और जिसका अभी सर भी जिक्र कर रहे थे कि वो क्या क्या पाकिस्तान के पास विकल्प हैं, इधर जाना उधर जाना, रिक्वेस्ट करना। आपको याद होगा, आपने बहुत अच्छी बात याद दिलाई, मैं पहले उससे पूरा कर देता हूं। मॉक ड्रिल के जरिए अपनी आवाम को एक तरह से तैयार करना, और उसमें ज्यादातर जो इलाके हैं ना, जैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो इलाके, हर जगह डिफेंस का कोई ना कोई एस्टेब्लिशमेंट है। ये आप देखिएगा, खासतौर पर मध्य प्रदेश के जो इलाके चुने गए थे, जैसे ग्वालियर है, एयरफोर्स का बड़ा स्टेशन है, विश्व युद्धों में उसका इस्तेमाल हुआ है, और राफेल वहां से लैंड कर सकता है, वहां से उड़ान भर सकता है। इस तरह की खासियत उसकी है। हमें पूरी तरह से तैयार किया गया और उधर धड़ाम से हमला कर दिया गया। उसी दिन पाकिस्तान को यूएनएससी से फटकार लगी है। आप देख लीजिए नेताओं के, भारतीय नेताओं के बयान देख लीजिए, शुरुआत पहलगाम से लेकर अब तक हमने ना तो भड़काऊ बातें कही, ना हमने हमले की बातें कही, ना हमने पाकिस्तान पर अटैक जैसी कोई बातें कही। बातें होती हैं पब्लिक डोमेन में, जिस तरह की बातें हो रही थी वो, लेकिन किसी भी जिम्मेदार मंत्री के मुंह से आपने नहीं सुना होगा। इसी बात को लेकर यूएनएससी से फटकार लग गई पाकिस्तान को। एक मीटिंग हुई, बंद कमरे में मीटिंग हुई, और मीटिंग के बाद ब्रीफ भी नहीं किया गया। यूएनएससी में आमतौर पर ऐसा नहीं होता है, इस बार ब्रीफ नहीं किया गया भारत पाक को लेकर जो चर्चा हुई। उसके बाद फटकार लगी, किसे लगी? पाकिस्तान को, कि आप ये बार बार परमाणु हमले की बातें कर रहे हैं, ये तो भड़काना हो रहा है, ये तो एक तरह से युद्ध भड़काने जैसी स्थितियां हैं। तो तमाम जगहों से वो कटा हुआ है। अब आप देख लीजिए, अजरबैजान, तुर्की, चाइना फुल फ्लैट सपोर्ट नहीं करेगा। और जो डिफेंस एक्सपर्ट है, मैं उनसे भी चाहूंगा अगर आप ये सवाल पूछें
चाइना का एक सैटेलाइट सर्वर है और मेरा ख्याल है कि भारत में उसको मिलिट्री लेवल तक का एक्सेस है। ये बड़ी बात होती है। ऐसी जगह में चाइना खुलकर सपोर्ट करेगा नहीं। इंडोनेशिया सपोर्ट करके देख चुका है, तुर्की, अजरबैजान और ऐसे एक दो राष्ट्र हैं जो मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर उसके साथ है। वो भी ऐसा नहीं, तुर्की जो अर्दोआन है उनको वो खलीफा बनना चाहते हैं मुस्लिमों की। एक चीज और मैं इसमें ऐड करूंगी ललित, जैसे आपने ये मुस्लिम ब्रदरहुड की बात कही ना कि कुछ अगर 2-4 कंट्रीज को छोड़ दिया जाए, लेकिन मेजर आशीष देखिए आज ही मुस्लिम कंट्रीज जिनमें जहां पर मुस्लिम आबादी सबसे बड़ी संख्या में, मुस्लिम देश जिन्हें कहा जाता है, सऊदी अरब और ईरान। सऊदी अरब के विदेश राज्य मंत्री आज भारत पहुंचते हैं, ईरान के विदेश मंत्री आज भारत पहुंचते हैं। कब? जब भारत और पाकिस्तान के बीच इतनी तनाव की स्थिति है। इसको किस तरीके से देखेंगे आप मेजर आशीष? देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा कि आज जो पाकिस्तान की स्थिति आज से कुछ पूर्व अगर आप पीछे जाइए तो इतनी खराब नहीं थी। विश्व में उसकी छवि हम लोग मानते थे कि खराब है, लेकिन कई देश ऐसे थे जो पाकिस्तान को इतना खराब नहीं मानते थे। बहुत से इस्लामिक देश ऐसे थे जो उसका समर्थन किया करते थे, लेकिन आज वो इस्लामिक देश भी उसका समर्थन नहीं करते हैं। आज अमेरिका जो उसका बहुत बड़ा हितैषी हुआ करता था, क्योंकि उनको एशिया में पावर बैलेंस करना था, क्योंकि भारत की नजदीकी रशिया से थी, तो अमेरिका मजबूरन पाकिस्तान के साथ खड़ा होता था, क्योंकि उनको अपना एक एलाई यहां चाहिए था बैलेंस करने के लिए। क्योंकि लेकिन जब कोल्ड वॉर ही खत्म हो गई तो वो इक्वेशन भी खत्म हो गई, और आते आते पाकिस्तान में जो आतंकवाद निकला वो अमेरिका तक पहुंच गया। आपने देखा कि वहां पे जो ट्विन टावर अटैक हुए, उसामा बिन लादेन फिर वहीं से ऑपरेट कर रहा था, और अंत में उसामा बिन लादेन भी पाकिस्तान से ही पकड़ा गया। तो पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका में भी एक जो उनकी आवाम थी, जो उनके लोग थे, और जो उनके वहां जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी, फिर उन्होंने भी ये बताया कि भाई अगर हम इसको सपोर्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे लिए ही खतरा बनता है आगे के लिए। तो उन्होंने भी अपनी फंडिंग उसको रोक ली और सपोर्ट रुक गया। तो एक साइकोलॉजिकल जो उसको एक बैकअप रहता था कि भाई हमारे अगर भारत से सीधा युद्ध होगा तो अमेरिका जैसे उस जमाने में मदद करी थी 1971 वॉर में कि फ्लीट भेज दी थी, ऐसा कुछ करेगा। अब ऐसा कुछ कहीं से नहीं होने वाला। और जो छोटे मोटे देश जो आपने अभी नाम लिए वो कहीं गिनती में आते ही नहीं है। जब भारत से एक सीधे युद्ध की बात आएगी तो वो खैर मनाएंगे कि हम इसमें क्यों पड़े, बेकार में ऐसा ना हो कि हमारा थोड़ा सा रुख वहां भी हो जाए। वो लोग इसमें बीच में कहीं नहीं आएंगे, क्योंकि जानते हैं, क्योंकि आज बिल्कुल साफ है पाकिस्तान गलत कर रहा है। वो एक आतंकवाद बनाने की फैक्ट्री बना हुआ है, न केवल भारत के लिए बल्कि विश्व के लिए। बिल्कुल तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और मेजर आशीष, अगर ऐसी स्थिति में कोई पाकिस्तान का समर्थन करे तो इंटरनेशनल फोरम पर उस देश की छवि भी यही होगी। ये नहीं कहा जाएगा कि आप पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, बल्कि ये कहा जाएगा कि आप आतंक का समर्थन कर रहे हैं। मृगेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। सबसे पहले मृगेंद्र सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज 18 के मंच पर। और आपका पहला कॉमेंट मैं इसी पर चाहूंगी। ये जो तस्वीरें हम चला रहे हैं कि जिस तरीके से भारत ने पहली बार S-400 सुदर्शन का इस्तेमाल किया बीती रात को, इस पर एक कमेंट, और जैसे ही आज भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? मेरा ये मानना है कि भारत एक बहुत ही पावरफुल कंट्री के रूप में आज विश्व में माना जाता है, इकोनॉमिकली और डिफेंस वाइज भी। तो ये बहुत नेचुरल है कि हम एक सिस्टमेटिक तरीके से, सोचे समझे तरीके से पाकिस्तान को उसकी राह दिखाएं। ये जो आज जो अटैक हुआ है और जो भी जिसकी बात आप कर रहे हैं, मैं बहुत डिटेल में तो इसमें नहीं जाना चाहूंगा इस समय, लेकिन ये एक सोची समझी एक प्लान्ड वे में एक है, जो कि हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। किस तरीके से एक कैंपेन चलाया जा रहा है, और कोई भी वॉर में कोई भी कैंपेन होता है उसमें स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहले हमने स्टैंड ऑफ वेपन्स का यूज किया, फिर उनके एयर डिफेंस सिस्टम को किया। अब आगे देखिए जो भी प्लानिंग होगी, ये फोरम में डिस्कस करने लायक नहीं है, लेकिन ये मान के चलना चाहिए कि अब पाकिस्तान को सबक सिखाने का समय आ गया है और भारत इसके लिए पूरी तरह से तैयार है।
बिल्कुल ठीक है। ललित, जैसे मैं जिक्र कर रही थी इस बात का कि अगर इंटरनेशनल फोरम पर ये तुर्की, कतर, अजरबैजान, जिन देशों का आप जिक्र कर रहे थे, अगर गलती से भी पाकिस्तान के समर्थन में कुछ बयान जारी करते हैं, कुछ कहते हैं, तो इसका सीधा यही अर्थ समझा जाएगा कि आप आतंक का साथ दे रहे हैं, क्योंकि भारत कितनी दफा पाकिस्तान को बेनकाब कर चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति ये कह चुके हैं कि जैसे को तैसा हो चुका है, अब रुक जाइए, नहीं मान रहा पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है और इस तरह की जो स्थिति है, पाकिस्तान की जो इमेज आज बन चुकी है पूरे विश्व में, मुझे नहीं लगता है कि कोई इनके साथ खड़ा होगा। हाँ, एक दो बयान जरूर दे सकते हैं इधर उधर से लोग, लेकिन जब बात इन्वॉल्वमेंट की होगी तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कंट्री इनके साथ खड़ा होकर के और इनका कंधे से कंधा मिला के इनका साथ देगा, जो कि 71 की लड़ाई में। ठीक है सर। अब मेरे साथ मेरे सहयोगी ललित भी न्यूज रूम से कनेक्ट है, लगातार डिटेल में हमारे दर्शकों को वो बता रहे हैं अपने अनुभव के हिसाब से और जो कुछ भी चल रहा है। ललित, आप बताइए, आप क्या कह रहे थे तुर्की, अजरबैजान और कतर जैसे देशों को लेकर, जो पाकिस्तान के समर्थन में कुल मिलाकर बयान तो जारी कर देते हैं, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी कर लीजिए कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि भारत ये ठान चुका है कि खत्म अब करना है आतंक को। जाहिरा तौर पर, और ये जिस बात का जिक्र है एक, हाँ, लेकिन अभी इस बीच एक बड़ा अपडेट आ रहा है, वो है ओआईसी की भूमिका। जो मुस्लिम कंट्रीज का जो एक संगठन है, मेरे ख्याल 50 के करीब इसमें है, वो दरअसल उसकी जो स्थिति है वो इधर उधर होती रही है। हालांकि जब आपने अभी जिक्र किया था ना कि जब ये तमाम हालात चल रहे हैं, तो मेरे ख्याल सऊदी के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर आए हुए हैं, आपने शायद ये इस बात का जिक्र किया था। तो जो दम रखते हैं, जो बड़ा पावर रखते हैं मुस्लिम कंट्रीज के बीच में, जिनका रसूख है, जिनकी ताकत है और जिनके दम पर इस तरह के संगठन चलते हैं, ओआईसी की मैं बात कर रहा हूं, वो भारत के बहुत करीबी हैं। वो दौर गया। आपने अक्सर देखा होगा ना कि भाई सऊदी, हम अक्सर ये बातें करते थे कि सऊदी में हमारे लेबर हैं या खाड़ी देशों में हमारे यहाँ से लोग मजदूरी करने जाते हैं। वो बहुत पुराने दौर की बात हो गई है। अब वो हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं। अच्छे खासे अरबों का निवेश दोनों की तरफ से किया जा रहा है। अब हम बिजनेस पार्टनर वाली जगह पर हैं, खासतौर पर खाड़ी देशों की अगर बात कर ली जाए। पहले जब भी हम याद किया करते थे कि नहीं, खाड़ी देशों में लोग क्यों जाते हैं, भारत से लोग मजदूरी करने जाते हैं। अब वो बात नहीं है, दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर रहे हैं। बात अब बिजनेस वाली आ गई है दोनों देशों के बीच। रहा सवाल अजरबैजान का, तुर्की का, ये अपने घर में परेशान है, ये अपने घर में इतने ज्यादा घिरे हुए हैं। ये सिर्फ कहने की बात है। तुर्की का मैंने आपको बताया ही है, अर्दुआन के मन में ये बड़े लंबे अरसे से, बिल्कुल, हालांकि वो बड़ा डायलेमा में रहता है, हाँ, लेकिन उसके मन में है मुस्लिमों का खलीफा बनने की। हाँ, लेकिन ठीक है, बिल्कुल आपने ललित, आपने बिल्कुल सही कहा, और मृगेंद्र जी के से मैं यही सवाल आगे लेकर जाऊंगी कि बिल्कुल सही ललित कह रहे हैं मृगेंद्र जी कि अब वो समय गया, अब ये नया भारत है और भारत की जो छवि है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो बिल्कुल अलग है। और भारत जिस तरीके से आतंक के खिलाफ खड़ा हुआ है डटकर, और जिस तरीके से समर्थन भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिल रहा है, वो बहुत कुछ बयां करता है। मृगेंद्र जी, जी, आपके साथी ने बहुत सही तरीके से कहा कि अब जमाना बदल चुका है। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वेलबीइंग ऑफ पॉपुलेशन, ये सभी रूलर्स के, जो भी रूलर्स हैं मिडिल ईस्ट में, उनके दिमाग में हैं। वो लोग लिबरलाइज कर रहे हैं अपने सिस्टम को, वो बिजनेस पार्टनर्स बन रहे हैं इंडिया के साथ। वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि हमारी और